Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standard Classes. So today I'm going to continue chapter 3 business environment. इससे previous video में I have discussed with you dimensions of business environment and उसके अंदर हमने पढ़ा था economic dimension, political dimension, social dimension. Today we are going to study economic environment मतलब economic dimension particularly India का. ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आई कैन से जो भी इन्वायरमेंट आपका बिजनेस से रिलेटेड था वो हमारा किसके अंदर आता था? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता था. तो वो चीज अब क्या क्या इंक्लूड करती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि किस स्टेज पर किस लेवल पे देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी कंट्री पे किस पेस से इकोनॉमी डेवलप कर रही है इंडिया की, वो किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का. नेक्स्ट, इकोनॉमी स्ट्रक्चर which is mixed economy. Yes, definitely we all know this. हमारी इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सो ये भी पार्ट किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, यू हैव इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसीज निकालता है, दैट अगेन विल बी द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. देन यू हैव इकोनॉमिक प्लानिंग. कुछ भी आप बाइंग एंड सेलिंग या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी प्लानिंग करी जा रही है, ईदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द बिजनेस इटसेल्फ, वो हमारा किसका पार्ट होगा? अगेन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का. देन इकोनॉमिक इंडाइसेस लाइक नेशनल इनकम, जीएनपी. ऑब्वियसली बात है यार, नेशनल इनकम हो गया आपका, जीडीपी हो गया आपका, जीएनपी हो गया आपकी, डोमेस्टिक इनकम होगी, ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड हैं. तो अगेन किसका पार्ट हो गया? आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया का. नेक्स्ट, यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी आप लोग अपने इंडियन इको में पढ़ोगे पूरा एक चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, तब आपको पता चलेगा दैट हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि यार बिजनेस बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ये नहीं होता बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, बैंकिंग ऑल्सो, टेलीफोन कनेक्टिविटी ऑल्सो. इन सब चीजों के बिना बिजनेस कैसे करोगे? तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी इकोनॉमी डेवलप करे. आ रही है मेरी बात समझ? तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये तो है कि क्या क्या इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है. अब हम पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, बिजनेस एनवायरनमेंट था, वो कैसा था. सबसे पहली बात, मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल कैरेक्टर. मोस्ट ऑफ द पीपल एट बिफोर या फिर आई कैन से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वर लिविंग इन रूरल एरियाज. या तो एग्रीकल्चर करते थे और रूरल एरियाज में रहते थे. मैक्सिमम 80% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन. ठीक है, 70% ऑफ द वर्किंग 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन दी एग्रीकल्चर. तो आप सोचो ना कहाँ डेवलपमेंट है. 70% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? व्हाट अबाउट द टर्शरी सेक्टर? समझ रहे हो मेरी बात? Then 85% of the people were living in the villages, rural areas में रह रहे थे. Production was carried by low productivity methods. जो भी प्रोडक्शन हो रही थी, हमारे पास कुछ डेवलप्ड यूटेंसिल्स, कुछ डेवलप्ड मशीन्स वगैरह नहीं थी. जो हमारे छोटे बहुत लो प्रोडक्शन मेथड से वही हम लोग यूज कर रहे थे, उससे हार्डली क्या ही क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, आप इमेजिन कर सकते हो. ठीक है. देन देयर वाज कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड. क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास कोई वैक्सीन्स, कोई मेडिसिन इतना ज़्यादा हाई लेवल डेवलप नहीं था, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत जल्दी स्प्रेड होती थी. तो ये सारे फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमको ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हालत इंडिया की कितनी ज़्यादा खराब थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला. दैट वाज इन 1947. आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ आ रही है. खुद सोचो ना, लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लो क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है, कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड हो रही है. तो कहाँ पर है आपका एनवायरनमेंट भाई? कहाँ है डेवलपमेंट? कहाँ है इंफ्रा? कुछ नहीं था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इसी चीज को अच्छे से सही करने के लिए, अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है. बिजनेस नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करोगे? नहीं कर सकते. ना ही कोई इंडिविजुअल कर सकता है, ना ही कोई कंट्री कर सकती है. तो उस चीज को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाले? प्लान्स निकाले. सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान्स, जो भी इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो भी गवर्नमेंट ने इंडियन डेवलपमेंट प्लान्स निकाले वो क्या थे? जैसे कि रैपिड
रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट का मेन एम था कि फटाफट से रैपिड ग्रोथ हो इकोनॉमी में, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो। एटलीस्ट कुछ लोग तो रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हों, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए। सेकेंड, उनका मेन एम था टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेटअप स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग है, देन हम लोग डेफिनेटली सेल्फ रिलायंट होंगे, हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे दूसरी कंट्रीज पे सामान को इंपोर्ट करके यूज करने के लिए। हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। यस, वी विल बी आत्मनिर्भर, कि अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस करो और खुद उनको यूज करो। ठीक है। देन रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम। Inequality in income is the major reason of the gap between rural and urban. क्योंकि there is inequality of income, तभी तो बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में है, तभी तो बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में है। कोई इक्वालिटी ही नहीं है, क्योंकि इनकम ही सेम नहीं है। तो इस वाले गैप को, इनकम के गैप को कम करने के लिए इंडिया ने क्या निकाले? डेवलपमेंट प्लान्स निकाले, और जो कि बहुत जरूरी थे। आप अगर इनइक्वालिटी इंक्रीज कर दो, एक तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है और द इकोनॉमी डेवलप कर रही है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, पर आपके साथ गरीबी भी बढ़ती जा रही है। क्या फायदा है ऐसी इकोनॉमी डेवलपमेंट का? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अडॉप्ट अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, आपका मेन एम है इकोनॉमी को डेवलप करना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बेटर करना, बट आप सोसाइटी को, आप लोगों को नहीं भूल सकते हो। यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड इक्वालिटी, देयर शुड बी नो रेसिज्म, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक सोशलिस्टिक पैटर्न, लोगों की भलाई के लिए कोई भेदभाव कुछ नहीं, वो वाली अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सको। वरना इकोनॉमी तो डेवलप हो जाएगी, पर लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे, लोगों पे जो हो रहा है होने दो, हमें तो अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है। अब इसी चीज को फॉर प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ये। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने मेन रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को दिया, कि भाई अब तुम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालो। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंज्यूमर्स गुड इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर को बोला कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रही हैं गुड्स, आप प्लीज उनकी प्रोडक्शन करो, क्योंकि ये फैक्ट बात है। पहले ना मैं आपको मेन बात बताऊं कि क्या हुआ था जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइवेट का बिल्कुल रोल नहीं था, प्राइवेट कहीं पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करती थी, सारा काम A to Z किसने करा था? पब्लिक सेक्टर ने करा था। बट जो भी पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन कर रही थी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर थी, मतलब अप टू द मार्क वो सब चीजें नहीं थी। तो पब्लिक सेक्टर अकेला सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ताकि आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे, गवर्नमेंट ने रोल्स को डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को रोल दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बेटर करो, और प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया कि प्लीज आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नो डाउट, बट उनकी क्वालिटी भी एटलीस्ट पब्लिक से बेटर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप दोनों की फैसिलिटीज और दोनों की प्राइसिंग में देख लो, प्राइवेट भले ही महंगा है बट यू आर गेटिंग मच फार बेटर फैसिलिटीज इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। ये इतना सब कुछ हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत बुरी हालत थी हमारी इकोनॉमी की, ये चीजें उसको अचीव करनी थी हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने रोल भी डिवाइड करा। फाइनली बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए 1947 से 1950-52 में हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा एम था कि डेवलपमेंट लानी है, पॉवर्टी कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इंफ्रा को डेवलप करना है, ये सब चीजें चल रही थी। बट फिर एक जो मेजर चेंज आया हमारी इकोनॉमी में, वो आया इन 1991। इन 1991 इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसे ही नहीं थे कन्वर्जन के लिए, बहुत ज्यादा गंदी हालत थी 1991 में। इकोनॉमी फेस अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, बहुत ज्यादा हाई गवर्नमेंट डेफिसिट। अब तो आप ये चीज समझते हो, मैक्रो में पड़ी हुई है। गवर्नमेंट डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के खर्चे तो बहुत ज्यादा हो रहे थे पर उसकी इनकम कुछ नहीं हो रही थी। एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स, मतलब इतनी ज्यादा क्रॉप्स की ग्रोथ होने के बाद भी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, इतना ज्यादा बुरा हिट आया था।
इंडियन गवर्नमेंट को इन 1991। इकोनॉमी फॉल हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इतना सारा क्रॉप्स पड़ा है तब भी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के खर्चे इतने ज्यादा, अब क्या करे गवर्नमेंट? इसलिए गवर्नमेंट ने एक सबसे ज्यादा मेजर स्टेप लिया, दैट वाज गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। NIP गवर्नमेंट ने अनाउंस करा इन जुलाई 1991। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा हिटबैक था कि गवर्नमेंट ने क्या निकाली, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज NIP इन जुलाई 1991। अभी क्या थी पॉलिसी, क्या थी, ध्यान से सुनना, क्या थे फीचर्स उस पॉलिसी के? ठीक है, गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। 1991 की आपकी NIP पॉलिसी से पहले, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी, 13 या 14 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। अब उसको कम करा गया, रिजर्वेशंस को खोला गया, अब वो 13 से किस पर आ गई, 6 पर आ गई। 6 से फिर लेटर वो सिर्फ 4 इंडस्ट्री रह गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि पहले ऐसे 13 सेक्टर थे जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर सकता था, बट अब 6 हो गए थे सिर्फ, मतलब बाकी के जो आपके 7 सेक्टर थे वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। और अब 6 के बाद तो वो सिर्फ 4 ही रह गए, मतलब 13 से अब सिर्फ 4 ऐसे सेक्टर थे जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है, बाकी हर जगह प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। बट इससे पहले 1991 की पॉलिसी से पहले ऐसा नहीं था। कुछ सेक्टर्स थे जो सिर्फ पब्लिक के लिए रिजर्व थे, तो अब उनको डी रिजर्व करा गया, उनसे लाइसेंस लिया गया और सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई थी जहां पे सिर्फ पब्लिक करेगा, बाकी हर जगह प्राइवेट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। ठीक है, सो मेनी इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर डी रिजर्व। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो रिजर्व थी पब्लिक के लिए, उनको डी रिजर्व कर दिया गया। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू ओनली, देख लो, 4 इंडस्ट्री। 13 इंडस्ट्री से किस पर आ गए, सिर्फ 4। 13 से पहले 6 पर आए, फिर सिर्फ 4 पर आ गए। इसका मतलब प्राइवेट को और इनिशिएटिव्स और अपॉर्चुनिटीज दी जा रही थी कि भाई पहले हमारे लिए रिजर्व था, अब हम उसको डी रिजर्व कर रहे हैं, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप आओ और यहाँ इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करो। आ रही है मेरी बात समझ? प्राइवेट को मोटिवेट करा जा रहा था, समझ रहे हो ना, यही तो हो रहा है। मतलब 13 से 4 पर आ गए, प्राइवेट को अब मोटिवेट करा जा रहा था कि प्लीज आके आप करो काम इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज, मतलब फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स रुपीस का लेना देना, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको थोड़ा लूज करा गया, लिबरल करा गया। पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, अब उनको कम कर दिया गया। ठीक है, ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड टू वर्क विद द फॉरेन कंपनी। किसी भी इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके काम करना था, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। पहले से मेरा मतलब है 1991 की पॉलिसी से पहले, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑटोमेटिकली, आपको परमिशन, आप चाहो आप किसी भी कंपनी के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, फॉरेन कंपनी के साथ आप चाहो आसानी से अपनी कंपनीज को एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, दैट इज FIPB, को स्पेशली सेटअप करा गया था टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिससे लोग आके बाहर से आके प्लीज इंडिया में इन्वेस्ट करें। एक स्पेशली ऐसा FIPB, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, को सेटअप करा गया। देख रहे हो कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजें थी 1991 से पहले, और 1991 में जब गवर्नमेंट ने न्यू इंडियन पॉलिसी पास करी तो कितनी सारी चीजें चेंज कर दी। बेसिक चीज जो आपकी न्यू इंडियन पॉलिसी 1991 में आई, दैट वाज योर LPG। ये LPG ऑयल वाला, गैस वाला LPG नहीं है, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये था सबसे बड़ा इंडिया का हिस्ट्री का बेस्ट पॉलिसी, जिसकी वजह से एक्चुअली में इंडिया की इकोनॉमी काफी डेवलप हुई थी। तो न्यू इंडियन पॉलिसी 1991 में क्या आया था, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये होता क्या है, लिबरलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके स्ट्रिक्ट रूल्स थे अब उनको कम करा जा रहा था, उनको ईजी करा जा रहा था, अब लिबरल करी जा रही थी चीजों को। लिबरल मतलब पहले स्ट्रिक्टनेस थी, अब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वो स्ट्रिक्टनेस रिमूव करी जा रही थी। सो द इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब ये पॉलिसी जो 1991 में आपकी पास हुई है, दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, की जो भी इंडियन बिजनेस या इंडियन इंडस्ट्रीज पे फालतू के कंट्रोल और फालतू के रिस्ट्रिक्शंस थे उन सबको हटा दिया गया।
ऐसा क्यों करा गया? दिस हैज टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा इसलिए हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या और एक्स्ट्रा क्यों हुआ? दैट वाज अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। पहले आपको कोई भी चीज़ एक्सपैंड करनी थी अपनी, या कि कुछ नया ओपन करना था, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। अब उसको हटा दिया है, अबॉलिशिंग मतलब रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब आप फ्री हो, आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो स्मॉल स्केल स्टार्ट करो, बिग करना चाह रहे हो बिग करो, उससे ज्यादा बड़ा करना चाह रहे हो उससे ज्यादा बड़ा करो। अब आपको कोई टोकेगा नहीं, कोई आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बहुत प्रॉब्लम था पहले 1991 से पहले। 1991 से तो पहले तो सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। और इंपोर्ट में भी इतनी ज्यादा ये टैक्स, ये ड्यूटी, ये पता नहीं क्या क्या कितनी चीजें उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, वो सब कुछ हटा दिया गया। अब इजिली गुड वन प्लेस से दूसरी जगह पे मूव कर सकते थे। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। सिंपल, एज आई सेड, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल हो गया था अंडर लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन कब आया? आपकी न्यू इंडियन पॉलिसी, दैट इज NIP, न्यू इंडियन पॉलिसी 1991 के बाद। इसके बाद सेकंड आया आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मींस NIP फोकस्ड ऑन गिविंग ग्रेटर रोल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 13 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रिजर्व थी, बट उसके बाद वो कितनी रह गई? 6। फिर उसके बाद वो कितनी रह गई? 4। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही तो मूव कर रहे हैं। हम प्राइवेट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आओ अब आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। पहले ये रिजर्व थी पब्लिक के, अभी रिजर्व नहीं है। तो बेसिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। सो NIP फॉर्म्ड ऑन गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ज्यादा नहीं था इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पब्लिक सेक्टर सब कुछ अकेले नहीं संभाल पा रहा था। इसलिए 1991 की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को अप्रूवल दिया गया। सो मोर एंड मोर प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब नेशन को बिल्ड करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को रोल दिया गया, पब्लिक सेक्टर का रोल कुछ कम करा गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर नहीं संभाल पा रहा था ढंग से हमारी इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। 1991 से पहले पब्लिक डेवलपमेंट का डेवलपमेंट कर रही थी, बट अब 1991 के बाद रिवर्स हो गई ये स्ट्रैटेजी। अब प्राइवेटाइजेशन आगे लग गया था, प्राइवेट सेक्टर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इकोनॉमी को डेवलप करने की। पर इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक बिल्कुल ही नहीं कर रहा था कुछ भी। पहले प्राइवेट का बहुत रोल कम था, बट अब प्राइवेट का रोल बिल्कुल पब्लिक के बराबर आने लग गया था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो देयर वाज रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वाज डन। टू अचीव दिस गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा कम करा गया और प्राइवेट सेक्टर के रोल को थोड़ा सा बढ़ाया गया। आई होप गाइज ये चीज आपको क्लियर है। सो फॉर दिस द पॉलिसी, अब इस चीज के लिए क्या करना पड़ा? पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि जितने लोगों ने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? शेयर्स खरीद रखे थे, अब उन शेयर्स को सेल करा गया, पैसा पब्लिक सेक्टर से निकाला गया और कहाँ पे इन्वेस्ट करा गया? प्राइवेट सेक्टर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ द पब्लिक सेक्टर, एंड डिसाइडेड टू रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली पब्लिक सेक्टर में बहुत ध्यान से समझना क्या बोलने वाली हूं मैं। डिसइन्वेस्टमेंट हुई, और जो भी पब्लिक सेक्टर के आपके पब्लिक आपकी जो कंपनीज लॉस में जा रही थी, या फिर जो सिक एंटरप्राइजेस मतलब जो बिल्कुल मार्जिन पे थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बस सर्वाइव कर ही रही है मर के, उनकी रिपोर्ट कर दी गई किसके पास? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल के पास। अब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को ये डिसाइड करना था कि लॉस मेकिंग एंटरप्राइज और सिक एंटरप्राइज को कंटिन्यू करना है या फिर बंद करना है बिल्कुल, या फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो ये मतलब चेंज लाया गया था पब्लिक सेक्टर में। आई होप गाइस ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। एंड इफ देयर इज डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। एक आपकी जो कंपनी है, अगर उसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तब वो एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी।
जैसी उतना ओनरशिप उसका डाइल्यूट हो जाता है, मतलब 51 से कम शेयर आ जाते हैं, 50% शेयर आ जाते हैं, 49% शेयर आ जाते हैं, तब वो पब्लिक क्या कहलाई जाएगी? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। आई मेरी बात समझ? सो ये कितना ज्यादा चेंजेस आए थे प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर के साथ, पूरा डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, 13 से 4 पे आ गए बस, ठीक है। उसके बाद जो लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, जो सिक एंटरप्राइजेस, उनको रिपोर्ट कर दिया गया ये डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअली में अब उनको कंटिन्यू करना है, बंद करना है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके स्टार्ट करना है। और बोल दिया गया अगर कोई भी गवर्नमेंट आपका 51% से कम ओन कर रहा है किसी भी कंपनी के शेयर्स, तो वो क्या मानी जाएगी? प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी नहीं मानी जाएगी। सो ये एक बहुत ज्यादा मेजर स्टेप लिया गया था 1991 की पॉलिसी में। एंड लास्ट वाज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडिया ने अपने डोर्स ओपन कर दिए थे फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज, मतलब बहुत सारी इकोनॉमीज आपस में बाइंग सेलिंग कर रही हैं ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग टुवर्ड्स इमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। जैसी बहुत सारी इकोनॉमी आपस में इंटीग्रेट कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, दिस लेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, कि एक पूरी इकोनॉमी बन जाए। पहले हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी थी, अब जैसी इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन में एंटर करा, परमिशन दिए, तो उसने स्टार्ट करा बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटरैक्ट करना। और मेन एम क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की? डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमी ना होते हुए पूरी वर्ल्ड की एक ग्लोबल इकोनॉमी हो, इसलिए ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports. 1991 तक मैं बोल रही हूँ ना, जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी, स्ट्रिक्टली इंपोर्ट फॉलो करा जाता था विद सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। आप ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी में, पूरे चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है। So, अगर आप चाहते हो if you want me to make videos on Indian economy also, do let me know in the comment box. I'll definitely see towards it. ओके सो बट जब आपकी न्यू पॉलिसी आई, इट एम्ड एट लिबरलाइजेशन, लाइसेंस मतलब हट गई ना, दिक्कतें जो भी रिस्ट्रिक्शन से हट गई। एक्सपोर्ट को प्रमोट करा गया। 1991 से पहले हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम चाहते थे हम एक्सपोर्ट भी करें, तो इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस को कम करा गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट करा गया। तभी तो हुआ ग्लोबलाइजेशन, बाइंग एंड सेलिंग। इंपोर्ट करते रहोगे तो बाय कर रहे हो, सेल कब करोगे? ठीक है, इंपोर्ट को भी इजी करा गया और एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करा गया, क्योंकि 1991 से पहले एक्सपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था। सो दैट इकोनॉमी डू नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हमारी इकोनॉमी अकेली ना रह जाए, बाकी सब तो आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, हम भी तो उस चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? सो ये मेजर सेटबैक था आपका न्यू इंडियन पॉलिसी 1991 का, because it introduced liberalization, privatization and globalization. So this was all about for this video. In my next video I'll be just completing this chapter. We are only left with 2 topics, that is demonetization and one more topic. So yeah, if you like my video, please do like, share and subscribe, and thanks for watching.